बच्चों कल हम लोगों ने विटामिन किया था, है ना। इसमें कि 4 विटामिन हमने कर लिया था, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, है ना। कुछ बच्चों ने पूछा था विटामिन ई, फिर से रिपीट कर दो, है ना। विटामिन ई को हम बोलते हैं बेटा टोकोफेरॉल, ठीक है। एंड टोकोफेरॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ हेयर, है ना, स्किन, नेल्स, इसीलिए इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, है ना। इसकी डेफिशिएंसी से बेटा स्केली हो जाता है स्किन, मतलब स्किन पे स्केल्स जैसे कुछ आउटग्रोथ आ जाते हैं। और विटामिन ई जो है आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या गैमेट फॉर्मेशन। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई आल्सो कॉज इनफर्टिलिटी, है ना, इनफर्टिलिटी, एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया बेटा अभी हम 3-4 तरह के जो एनीमिया होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, बट विटामिन खत्म हो जाने के बाद, है ना। अभी तो लिख के काम चला लो, विटामिन जैसे ही खत्म होता है मैं टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अगला विटामिन हमारा है विटामिन B1, है ना। इसी तरह से 3 कॉलम बनाएंगे। एक बनाएंगे विटामिन का नाम, इसमें विटामिन का नाम लिखेंगे बेटा। दूसरे में क्या लिखेंगे हम, फंक्शन, फंक्शन लिखेंगे। और तीसरे में डेफिशिएंसी, मतलब इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज, है ना, इफेक्ट। तो आज का पहला विटामिन एक्टिव होगा वैसे ही विटामिन B1। विटामिन B1 को बेटा हम बोलते हैं थियामिन, थियामाइन, है ना, THIMINE, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, थियामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम। अच्छा, क्रेब्स साइकिल आप लोग जानते होंगे। क्रेब्स साइकिल में बेटा परेशान मत होना, क्रेब्स साइकिल हम लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में। उसमें ऐसा होता है कि क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड इंटर करता है बेटे, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सिसेकोनाइटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम है सक्सिनिक एसिड, फॉर्मरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड फाइनली फिर से वो एसिटाइल कोएंजाइम है। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि थियामाइन के रोल के रिस्पेक्ट में मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो है बेटा एक एंजाइम होता है क्रेब्स साइकिल का, सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज, ये एक एंजाइम होता है। इसका ये पार्ट होता है विटामिन B1, ठीक है। अगर ये मान लो नहीं है, विटामिन B1 नहीं मिलेगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, और ये एंजाइम नहीं मिलेगा बेटा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है, बिल्कुल भी ना मिले तो एनर्जी बॉडी को मिल नहीं पाएगी, है ना। समझ रहे हो बात को, एनर्जी मिल नहीं पाएगी तो फिर क्या होगा बेटा, पहला तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में उसको हम क्या बोलते हैं डिजीज को बेटा, बेरी बेरी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बेरी बेरी डिजीज। इसमें बेटा पैरालिसिस भी हो सकता है ना, पैरालिसिस हो जाएगा। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेटा होता है डिजीज, कौन सी, बेरी बेरी, है ना। अब है अच्छा एक चीज और है, इन
एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म का मतलब क्या हुआ, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, है ना, इन एल्कोहलिक्स, ये क्या करता है बेटा, एक डिजीज और कॉज कर सकता है, वर्निकेज डिजीज एंड वर्निकेज डिजीज। वर्निकेज डिजीज में जो लोग मतलब अल्कोहल पी लेते हैं बेटा, उनमें ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी एक और डिजीज कॉज कर सकती है, वर्निकेज डिजीज। वर्निकेज मीन्स होता है बेटा लॉस ऑफ मेमोरी। क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब एंड एब्सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड्स, मतलब कि किसी की आवाज को वो पर्सन पहचान नहीं पाएगा, है ना। तो लॉस ऑफ identification of sound, loss of identification of sound, है ना। दूसरी चीज ये है, अब अगला विटामिन हमारा है विटामिन B1। सबको समझ में आया है, नहीं आया, बताना जरा, सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया विटामिन बी? बाद में आप लोग बोलोगे कि समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है बेटा विटामिन B2। कौन सा विटामिन? विटामिन B2। विटामिन B2 को बेटा हम बोलते हैं रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन है ना, या इसी को हम बोलते हैं, एक नाम और देते हैं बेटा, येलो एंजाइम। येलो एंजाइम क्या होता है बेटा, ये कोई एंजाइम नहीं है, वो विटामिन B2 होता है, या रिबोफ्लेविन बोलते हैं। और इसका काम होता है बेटा, विटामिन B2 फॉर्म FMN एंड FAD। ये क्या है बेटा, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब आपने 10th में NADH2 का नाम सुना होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, निकोटिनिक एसिड, नियासिन, वो भी सुना है आप, वो B3 होता है। उसी तरह से बेटा एक होता है FMN, ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी हम बताएंगे, और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी बताएंगे, और फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी बताएंगे। आपको 3-4 जगह इसको पढ़ना है, मेनली बायोमोलिक्यूल्स में इसकी खूब बात करेंगे। अभी आप तो केवल फुल फॉर्म लिख के काम चला सकते हो, मैं लिख देता हूं। ये है बेटा फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड, है ना। तो अभी याद करके काम चलाएंगे, बाद में इतनी बार रिपीट होगा कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। इसकी कमी से बेटा जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं हम किलोसिस या किलोसिस। किलोसिस डिजीज, इसमें क्या होता है कि अल्सर ओवर टंग एंड लिप्स, है ना, जीभ और होठों के ऊपर बेटा अल्सर बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, समझ गए हो? ओके। अब अगला विटामिन है बेटा हमारा, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि ना दिख रहा? हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इधर, बोर्ड नॉट क्लियर, थोड़ा साइड कर दो सर। ठीक है, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 7 विटामिन
B3 बेटा, B3 विटामिन को हम एक नाम और देते हैं नियासिन और नियासिन। ये आपके एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में नियासिन लिख रखा है, विटामिन B3 ये लिख रखा है ना। ये आप इसी को हम बोलते हैं बेटा निकोटिनिक एसिड, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, विटामिन B3 इट इज अ पार्ट ऑफ NAD एंड NADPH2। फुल फॉर्म क्या होगा बेटा, ये भी रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में खूब यूज होगा। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसमें फॉस्फेट जोड़ देंगे बस, निकोटिनामाइड मतलब एमाइड है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका काम क्या होगा बेटा B3 का, बेटा ये ही रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बहुत सारी जगह हेल्प करता है। उतना लिखवाऊंगा नहीं, आपको वैसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, जो जरूरी है उसको हम लिखवाते हैं, है ना। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से बेटा डिजीज जो होती है उसको हम बोलते हैं बेटा पेलाग्रा डिजीज, PELLAGRA है ना, पेलाग्रा। पेलाग्रा डिजीज को बेटा हम लोग 4D डिजीज भी बोलते हैं। 4D इसलिए बेटा क्योंकि इसमें डायरिया होगा, डरमेंसिया होगा, पहला क्या होगा बेटा डायरिया होगा, दूसरा डरमेंसिया, डरमेंसिया डरमेंसिया मीन्स क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ मेमोरी। डरमेंसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी होता है, डरमेंसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन डिजीज है ना, स्किन डिजीज, ठीक है। एंड फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। ये भी दिख रहा है नीचे या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो 4D डिजीज भी बोलते हैं पेलाग्रा को। इसमें डायरिया होगा, डायरिया, डरमेंसिया, डरमेंसिया मीन्स होता है बेटा लॉस ऑफ मेमोरी, एंड डर्मेटाइटिस स्किन डिजीज, एंड फाइनली डेथ हो जाती है इसमें, ठीक बात है। तो विटामिन B3 का फंक्शन हम लोग देख लिए बेटा। अब है विटामिन B3 के बाद B4 नहीं है, B5 है ना, B5, 4 नहीं। अब है विटामिन B5। जितना बता रहे हैं उतना ही बात आपको पढ़ना भी है, बहुत ज्यादा तो विटामिन B5, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। It acts as कोएंजाइम A, मतलब बहुत सारे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं बेटा, उसमें उसके साथ मिलके उनको एक्टिव करता है, ऐसा समझ लो आप। मतलब बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिव करता है, इसके न रहने से बहुत सारे एंजाइम काम नहीं करेंगे सेल के अंदर से। एक्ट्स एज कोएंजाइम A। अब कोएंजाइम A भी बेटा हम एंजाइम वाले टॉपिक में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। ये सारा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स के बिना पढ़े हुए हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही है,
ठीक बात है ना। acts as enzyme A and also responsible for proper growth of skin and hair, उसके लिए भी जरूरी है। तो इसकी कमी से क्या होगा बेटा, पहला तो होगा बेटा डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन में है तो क्या होगा बेटा, इसकी डेफिशिएंसी से बेटा डर्मेटाइटिस मतलब स्किन डिजीज होगी, डर्मा मींस स्किन होता है ना, डर्मेटाइटिस होगा, लॉस ऑफ हेयर, ये सिम्टम्स हैं उसकी डेफिशिएंसी, ठीक है ना। एक और चीज हो सकता है हेयर का कलर चेंज होना ना, ग्रेइश हो जाता है हेयर, बट उसको नहीं लिखेंगे तो चाहिए, ठीक है। अब विटामिन B5 तक तो हो गया, अब विटामिन B6, विटामिन B6 को हम बोलते हैं बेटा पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। it is responsible for protein metabolism, responsible for protein metabolism, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मतलब कि सेल के अंदर जो प्रोटीन का यूज होता है उसको तोड़ के दूसरे कामों में यूज किया जाता है, या अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके प्रोटीन बनाया जा रहा है, मतलब किसी भी तरह से प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है पायरिडॉक्सिन। अब बताओ अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर पायरिडॉक्सिन हमें ना मिले तो क्या होगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या लिख दूं सिम्टम्स में, CNS माल फंक्शनिंग, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, फंक्शनिंग, प्रॉपर काम वो नहीं करेगा। एक और चीज होता है इसमें भी बेटा पायरिडॉक्सिन की कमी से भी जो एक सिम्टम उभरता है वो ये डर्मेटाइटिस, तो ये तीन में हमने लिख दिया है ना, डर्मेटाइटिस बेटा ये तीनों में है, याद रखना, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं बेटा विटामिन B7, विटामिन B7 को हम बेटा बोलते हैं बायोटिन, इसको हम बायोटिन भी बोलते हैं। ये तीनों के दोनों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, रिस्पांसिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन metabolism. Biotin is responsible for metabolism of carbohydrate and protein. तो इसकी डेफिशिएंसी जो होगा बेटा पुअर ग्रोथ, बॉडी की पुअर ग्रोथ होगी, और क्या होगा बेटा लॉस ऑफ हेयर, इसकी डेफिशिएंसी से होगा, बायोटिन की कमी से, है ना। अब है विटामिन B10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। विटामिन B10 को हम इसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं, फोलिक एसिड भी बोलते हैं, एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। और इसकी कमी से जो डिजीज होती है बेटा वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, पर्सिनियस एनीमिया क्या है ना, वो अभी हम टाइप ऑफ एनीमिया में विटामिन खत्म करने के मैं अभी बता रहा हूँ सबके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा
B10 के बाद B12, विटामिन B12 आ रहा है ना, बोर्ड आ रहा है ना इसमें, फिर नहीं आ रहा, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से हम पहले ही बता चुके हैं ना, और इसको बोलते हैं हमारा सायानोकोबालामाइन, सायानोकोबालामाइन, ये दूसरा नाम है, केमिकल नाम है इसका। और ये काम क्या करेगा बेटा, एरिथ्रोपोइसिस, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा बेटा, एनीमिया होगा, और उस एनीमिया को बोलते हैं बेटा पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया उसको बोलते हैं। देखो 3 तरह का एनीमिया मैंने बता दिया आपको, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्सीनियस एनीमिया, ये बता दिया, इनमें डिफरेंस बताएंगे हम आपको, है ना। अब आता है बेटा विटामिन B17। B17 का बहुत कम पूछता है, जल्दी पूछता नहीं, वैसे चाहो तो याद कर लो। इसको बोलते हैं बेटा लैट्रिल, LAEPRIL, लैट्रिल, है ना। और ये होता है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसकी होती है ना, मतलब कैंसर को दूर भगाने वाला विटामिन B17। अब आता है बेटा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, दुनिया जानती है इसको, आजकल खूब चल रहा है विटामिन सी, है ना। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, कोरोना नहीं आएगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो विटामिन सी मिलता है किसमें बेटा, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि नींबू है बेटा, ऑरेंज है ना, खट्टी चीजें जितनी है उसमें मिलता है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। तो ये क्या होता है, एंटी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, एंड आल्सो वी हैव लाइक एंटीऑक्सीडेंट डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होगी बेटा, खूब खूब पढ़े हो बचपन से लेके आज तक, है ना। स्कर्वी डिजीज में क्या होता है बेटा, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है ना, जो गम हमारा है माउथ कैविटी में, उससे ब्लीडिंग होने लगती है। तो यहाँ तक विटामिन सी तक सबको समझ में आ गया, विटामिन सी तक सबको समझ में आ गया बेटे, जरा लिखना आप लोग, समझ में आ गया तो हाँ या ना, ठीक है। अंकित समझ में आ गया, समझ में। विटामिन B17 रिपीट कर देता हूँ, B17 रिपीट कर देता हूँ बेटे, ठीक है। विटामिन B17 में रिपीट कर देता हूँ बेटा, LAEPRIL, लाइट्रिल बोलते हैं इसको बेटा। इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या, एंटी कैंसर का क्या मतलब है कि जहां पे पहली बात तो कैंसर क्या है उसको समझ में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। मतलब कहीं भी बेटा बॉडी के अंदर या बाहर कहीं लगातार सेल्स डिवाइड करने लगे, अनवांटेड डिवाइड करने लगे, तो वहां पे मास ऑफ सेल्स ज्यादा होगा, ग्रो कर जाएगा, तो नेबरिंग ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको पुश करेगा बेटा, ठीक है ना, उनके फंक्शन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। यही है कैंसर, मतलब कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो कैंसर को रोकने वाला है ना एंटी कैंसर विटामिन B17, जिसको लाइट्रिल भी बोलते हैं, ऐसा होता है। बहुत सारे फ्रूट्स में, बहुत सारे वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है, ठीक है ना। अब एक विटामिन रह गया बेटा, विटामिन पी, कभी कहीं मतलब कहीं है नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो विटामिन पी। विटामिन पी
पी को बेटा हम बोलते हैं हेस्पिरिडीन, हेस्पिरिडीन भी बोलते हैं ना, हेस्पिरिडीन। और इसका काम होता है बेटा, ये ब्लड वेसल्स को मेंटेन करता है ना, मेंटेन ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स या वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, मेंटेन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के वॉल को मेंटेन करता है। वैसे कहीं पूछा नहीं गया है ये, आप अपने नॉलेज के लिए आना पूछा जाएगा, पूछा भी नहीं जाएगा कभी, नीट में तो नहीं आएगा, आप अपने नॉलेज के लिए चाहो तो इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं हम। अभी हमारे पास कितना टाइम है, अभी हमारे पास आधा घंटा टाइम है। इस चैप्टर को हम बड़े आसानी से फिनिश कर सकते हैं बेटा, है ना, बहुत आसानी से फिनिश कर सकते हैं। फटाफट देख लेते हैं डिसऑर्डर। बहुत अच्छी बात है कि आज ये चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, बहुत दिनों से चल रहा था। डिसऑर्डर्स, पहला है बेटा वोमिटिंग एंड नोसिया, NAUSIA, वोमिटिंग एंड नोसिया। वोमिटिंग एक्चुअल में है क्या बेटा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है इसोफेगस में वो रिवर्स हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, भूल के भी मत ऐसा लिखना, है ना। वोमिटिंग ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, वोमिटिंग एक्चुअल में है क्या, जब पीएच डिस्टर्ब हो गया बेटा, चेंज हो गया स्टमक का या एलिमेंट्री कैनाल का, तो इजेक्शन ऑफ एसिडिक फूड है ना, हाई एसिडिटी हो गई तो उसको इजेक्ट करता है, बाहर की तरफ फेंक देता है। अब कार्डियक स्फिंक्टर आप जानते हो, कार्डियक स्फिंक्टर जो है बेटा वो पीएच से रेगुलेट होता है। तो जब पीएच स्टमक का इंक्रीज कर जाएगा बच्चे तो वो ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, रीगर्जिटेशन होगा, मतलब बाहर की तरफ एक प्रेशर बनेगा और फूड। आपने अक्सर देखा होगा कि वोमिटिंग के बाद 1-2 घंटे बाद कितना आराम मिल जाता है ना, हो सकता है मेडिसिन की जरूरत भी ना पड़े, इंडाइजेशन अगर हुआ है तो ये तो पॉजिटिव चेक है बॉडी का, है ना। तो जी और नौसिया में होता है बेटा जी मिचलाना। आपको इसमें याद रखना है बेटा कि इसका दोनों का सेंटर कहां पे होना है, सेंटर ब्रेन में। हमारे जो पूछता है क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा इज द सेंटर ऑफ वोमिटिंग एंड नौसिया, ठीक बात है ना। अब मेडुला ऑब्लंगाटा कहां पे है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी बताएंगे, अभी तो नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब्जियत जिसको बोलते हैं ना, कब्जियत। तो ये क्या होता है बेटा, रेक्टम में बाउल मूवमेंट जो होता है वो इररेगुलर हो जाता है, तो फीसस मैटर नहीं रिलीज हो पाता है ना, बाहर रिलीज नहीं हो पाता, वो रुका रहता है उसमें, इसी को हम बोलते हैं कब्जियत, है ना, कब्ज हो गया। तो इसमें लिख दे कॉन्स्टिपेशन में इररेगुलर बाउल मूवमेंट, एक्चुअली ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का ही फॉर्म है, बाउल मूवमेंट इन रेक्टम, रेक्टम है ना, इररेगुलर हो जाएगा। तो अब ये क्या कॉज करेगा बेटा, इट कॉज, अगर बहुत दिनों तक लगातार कब्जियत बनी रही बेटा तो वो क्या करेगा, कॉज डिसेंट्री, काम करेगा ना। और डायरिया तो आप लोग जानते हो, लूज मोशन को बोलते हैं, डिसेंट्री किसको बोलते हैं, ब्लड प्लस स्टूल, मतलब फीसस मैटर के साथ ब्लड भी आने लगे, है ना, तो मतलब डिसेंट्री हम किसको बोलते हैं बेटा, स्टूल प्लस ब्लड, ठीक है।
स्टूल, फीसस गटर को ही बोलते हैं। अच्छा, नंबर 3 डायरिया। डायरिया प्लस वोमिटिंग, है ना, वोमिटिंग प्लस लूज मोशन, या वही बात हो गई। ये जो है अगर तीनों स्टार्ट हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो उससे बचने के लिए बेटा तुरंत हमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक लेना चाहिए, है ना। एजिथ्रोमाइसिन है, स्पोरलैक है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया के कारण अगर है तो भी ठीक हो जाएगा। मतलब डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए और मैक्सिमम हमें पानी पीते रहना चाहिए, है ना। और वैसे ORS जो सोल्यूशन आता है वो लेना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो हमें ORS घोल घर में ही बना लेना चाहिए, जैसे कि उसमें क्या डालते हैं, नींबू डाल देंगे, पानी ले लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे बेटा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट जो मिनरल्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देगा। तो एक चीज और है, एक डिजीज के बारे में मैंने बात की थी आपसे जब मैं लीवर पढ़ा रहा था तब, ज्वाइंटिस के बारे में, है ना। तो ज्वाइंटिस क्या होता है बेटा, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सिस्टिक डक्ट और एनी प्रॉब्लम विद इन द हेपेटिक सेल्स, और जब हेपेटिक सेल में स्वेलिंग हो जाए तब होता है। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, वायरल रीजन भी हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए भी ज्वाइंटिस का कारण हो सकता है बेटा, है ना। ज्वाइंटिस नेक्स्ट डिसऑर्डर हो सकता है बेटा, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं ना। ज्वाइंटिस, हेपेटाइटिस ए, ये वायरस है बेटा जो लीवर के फंक्शन को अफेक्ट करता है और उसमें स्वेलिंग करा देता है ना। तो पूरी बॉडी जो है येलोइश कलर हो जाती है क्योंकि बाइल पिगमेंट्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप लोग जानते हो, है ना। अब एक और है छोटा सा पार्ट इसका, प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर नहीं है, प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगा बेटा तो दो तरह के डिजीज कॉज करता है, दो तरह के डिजीज कॉज करता है। कौन कौन सा, पहला है क्वाशरकोर, पहला है बेटा कौन सा डिजीज, क्वाशरकोर, और दूसरा है मेरेस्मस। ये दोनों डिजीज का नाम आपने सुना है, ठीक है ना। क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस का नाम आपने सुना है पहले से ही, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है ये, है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ये जो होता है बच्चों में 1 से 3 साल के बीच में होता है, 1 से 3 साल के बच्चों में ये ज्यादा होता है ना। और ये क्या होता है 0 to 1 ईयर के बीच में होता है मेरेस्मस, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो, है ना। और इसमें बॉडी क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी पूरी स्वेल हो जाती है। और इसमें क्या होता है बेटा, लीन मतलब दुबला पतला, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, कलर लॉस हो जाता है ना, लॉस ऑफ कलर, ऑफ कलर लॉस इन हेयर एंड स्किन, स्किन और हेयर का कलर चेंज हो जाता है और इसमें नो चेंज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना चाहिए। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज दो होते हैं बेटा, है ना। ये एक होता है क्वाशरकोर और दूसरा होता है बेटा मेरेस्मस। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डिजीज ये होता है ना, ये होता है 1 से 3 साल के बच्चों में, फ्रॉम बिटवीन 1 to 3 ईयर, और ये होता है 0 to 1 ईयर के बच्चों में, ठीक बात है। ये इसमें बॉडी स्वेल हो जाती है बेटा, बॉडी में
स्वेलिंग हो जाती है, और इसमें बच्चा कैसा होता है, दुबला पतला, लीन, जिसको मैंने लिखा था। इसमें कलर ऑफ हेयर एंड स्किन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, या लॉस ऑफ कलर ऑफ हेयर एंड स्किन, और इसमें नो चेंज। मुझे लगता है प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाले क्वाशरकोल और मेरिस्मस डिजीज के बारे में समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा ये जो हमारी लॉन्ग बोन होती है ना, लॉन्ग बोन, बड़ी लंबी लंबी जो बोन, इनके टिप पर बेटा एक कैविटी होती है ना, जिसमें कि बोन मैरो भरा होता है ना, बोन मैरो। बोन मैरो, इसी बोन मैरो में बेटा कुछ स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स, जिसको हम बोलते हैं माइलोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? माइलोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं उनको। और इसमें यही जो है सारे के सारे ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन, सॉरी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन यहीं पे होती है, आप जानते हो, बोन मैरो में होती है। अब इसमें से कुछ मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स होती है ना, मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स। मेगा मींस बड़ा, कैरियन मींस न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस वाले सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, अगर यही बेटा इसी में चेंजेस होगा, न्यूक्लियस लॉस्ट कर जाएगा इसका, और यही आरबीसी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अगर मान लो, आप जानते हो कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो अगर मान लो मेगा कैरियोब्लास्ट जो स्टेज होती है आरबीसी की बनने की, उसमें अगर न्यूक्लियस लॉस्ट न हो तो आरबीसी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं आप, यहाँ पे इफ नो चेंज, उनको बोलो, बोलो एक बार उनको, इफ नो चेंज है ना, देन इट कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब बेटा यही आगे चल के आरबीसी बनाने वाली है। अब अगर मान लो इसमें चेंज ही नहीं हुआ तो उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे, क्योंकि आरबीसी बन ही नहीं पाएगी। अब होता क्या है बेटा, ये सेल है इसकी, यही क्या होगा, अब बदलेगा बेटा रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट, समझ रहे हो, मतलब ये मेगालोब्लास्ट सेल्स है, फिर ये रेटिकुलोसाइट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें न्यूक्लियस देखो धीरे धीरे धीरे, इसमें न्यूक्लियस है और इसमें न्यूक्लियस धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगा। देखो अब ये आरबीसी है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो मुझे लगता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको समझ में आ गया। अब देखो दूसरा हम लिख लें, एक और एनीमिया मैंने बताया था, मैक्रोसाइटिक एनीमिया मैंने लिखा था। मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है बेटा, इनसफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब ये आरबीसी है बेटा मान लो, तो आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, और ऑक्सीजन को आरबीसी कैरी इसलिए कर पाती है बेटा क्योंकि सरफेस ऑफ द आरबीसी है हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी के सरफेस पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और एक्चुअली ऑक्सीजन को जो कैरी करता है बेटा वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन। तो अगर आरबीसी के सरफेस पे बेटा हीमोग्लोबिन ही ना हो
तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, मतलब आरबीसी के रहते हुए भी आरबीसी अपना काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरह के एनीमिया को हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं, मतलब insufficient hemoglobin on surface of RBC cause macrocytic anemia, है ना। इसमें क्या होता है, आरबीसी आर लार्जर देन नॉर्मल साइज, बड़ी हो जाती है थोड़ी, ठीक बात है ना। दूसरा है बेटा पर्नीशियस एनीमिया, थर्ड वन इज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा बेटा, आप जानते हो विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी डिफरेंशिएशन, मतलब मैक्रोसाइटिक से ये बदलने में विटामिन B12 का भी हेल्प है, ये भी करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड deficiency of vitamin B12 cause Purkinje's anemia। अब एक चीज और बताओ, अगर मान लो इनमें से अगर मान लो स्टमक में कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज होता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इफ ध्यान से सुनो, इफ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नॉट secreted in stomach, then which type of anemia, अरे वाह जी वाह, पर गर्भ ने तो लिख दिया pernicious anemia, because कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर is responsible for absorption of vitamin B12 in intestine। अगर वही नहीं रिलीज हो रहा है बेटा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो पर्नीशियस एनीमिया कॉज करेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये देखो बेटा, ये एनीमिया अभी हम लोग कई जगह और पढ़ने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है, कई बार रिपीट होने वाला है, ठीक है ना। तो बेटा आज बड़ी खुशी की बात है कि ये चैप्टर आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो आपके एनिमल फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मुझे लगता है डाइजेशन आपको सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कॉल कर लेना, है ना। कॉल करने से क्या होता है कि मैं तुरंत बता सकूंगा। डाउट नवदीप बेटा, डाउट किसमें है? नवदीप बेटा लिखना, डाउट किसमें आपको? पर्नीशियस एनीमिया रिपीट, ओके। मोहित के लिए पर्नीशियस एनीमिया में रिपीट कर देता हूँ। और नवदीप, क्या नाम था उसका? नवदीप क्या नाम था बेटा? अपने डाउट लिख दो बेटे। विटामिन B17 एल्कोलिक, क्या लिखा था भाई? एक मिनट, थोड़ा चैटिंग तुम्हारा देख लें। पर्सन डेफिशिएंसी, उसकी डेफिशिएंसी से कुछ नहीं होगा बेटे, है ना। विटामिन B17 की डेफिशिएंसी से ऐसा नहीं है कि किसी को कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। विटामिन B17 की डेफिशिएंसी से कुछ नहीं होगा, वो तो एंटी कैंसर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे बहुत सारे और एंटी कैंसर फैक्टर्स हमारे बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म में है वो, तो नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटी कैंसर बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी में, है ना। विटामिन B17 के बारे में तो मुझे लगता है विटामिन B17 आपको कंफर्म हो गया होगा। अब पर्नीशियस एनीमिया में फिर से रिपीट करता हूं बेटा, देखो पर्नीशियस एनीमिया में फिर से रिपीट करता हूं। मान लो रेटिकुलोसाइट्स हैं, इसमें जो है बेटा मेगालोब्लास्टिक सेल है, और ये है रेटिकुलोसाइट्स। इसमें न्यूक्लियस लॉस हो गया, थोड़ा थोड़ा बचा है बेटा, ठीक है ना। अब आरबीसी जैसे मैच्योर होती है तो न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं रहता, खत्म हो जाता है, और इसके लिए विटामिन B12 की जरूरत है।
B12 की जरूरत है। अगर B12 नहीं मिलेगा तो ये जो है इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इस तरह तो आरबीसी अपना काम नहीं कर पाएगी। इस एनीमिया को हम परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखो विटामिन B12 जो है बेटा मिलता कहां से हमें? फूड से। और फूड जब हम लेते हैं बेटा इलिवरी कैनाल में जाता है विटामिन B12 और वहां पे वो एब्जॉर्ब भी ना हो, अगर एब्जॉर्ब ना हो तो परनीशियस एनीमिया कॉज करेगा। और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक। तो गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो विटामिन B12 फूड में होते हुए भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? डिजीज कॉज करेगा परनीशियस एनीमिया। आपको समझ में आ गया होगा? अब लिख दो बेटा, समझ में आ गया मोहित?